रात के सन्नाटे में घड़ी की हल्की सी टिक टिक हथौड़े की चोट सी प्रतीत हो रही थी। मैं अंधेरे में बहुत देर से इधर उधर ताक रही थी। रोज का क्रम बन गया है अब ये। धवल इस दुनिया से क्या गया, हमारी दुनिया ही वीरान हो गई। मैंने राजीव की ओर देखा। वह गहरी नींद में सोए हुए थे। राजीव को जवान बेटे की मौत का गम ना हो ऐसी बात नहीं है। वे भी मेरी तरह भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं, पर उन्हें अनिद्रा के रोग ने नहीं सताया है। वे रात को ठीक तरह से सो लेते हैं, पर मुझे ना दिन में चैन है ना रात में। रह रहकर धवल की स्मृतियां विभल कर जाती हैं। बूढ़े माँ बाप के लिए जवान बेटे की मौत से बढ़कर दारुण दुख शायद ही कोई दूसरा हो। 1 साल पूरा हो चुका है धवल को गुजरे, पर अब तक हम सदमे से उबर नहीं सके हैं। पलंग के पास ही हमारी अटैचियाँ रखी हैं। सुबह हमें मुंबई चले जाना है, हमेशा के लिए। वहाँ हमारा बड़ा बेटा नितिन नौकरी करता है। वही हमें अपने साथ लिए जा रहा है। अपना शहर छूटने के ख्याल से जी ना जाने कैसा होने लगा है। नया शहर, नए लोग, ना जाने हम मुंबई के माहौल में ढल पाएंगे या नहीं। मुंबई ही क्या, नितिन हमें किसी भी शहर में ले जाए, धवल की यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बेटे की असामयिक मौत ने तो हमें तोड़ा ही। उसकी मौत से भी अधिक दुखदाई थी वे घटनाएं जिनके कारण हमें इस बुढ़ापे में खासी बदनामी और थू थू झेलनी पड़ी। बेटे का प्रेम विवाह इतना महंगा पड़ेगा हम नहीं जानते थे। हम ही क्या, स्वयं धवल भी नहीं जानता होगा कि उसका प्यार हमें किन मुसीबतों में डालने वाला है। धवल की आंखें मीचते ही सपना अपना यह रूप दिखाएगी, किसने सोचा था। प्यार के इस घृणित रूप को देखकर हम व्यथित हैं। प्यार में बेवफाई और धोखाधड़ी के किस्से तो कई सुने थे, पर जबरन गले पड़ी बेटे की प्रेमिका हमें इस तरह सताएगी ये कल्पना नहीं कर सके। सपना हमें शुरू से ही पसंद नहीं थी। सुंदर तो खैर वो बहुत थी, पर उसके चेहरे पर कुंवारियों का सा भोलापन और लुनाई नहीं थी। चेहरा पका पका सा लगता था। यद्यपि मैंने उसके बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं सुनी थी, पर मेरी अनुभवी निगाहें पहली मुलाकात में ही ताड़ गई थी कि ये बहता पानी है। धवल को समझाने में हमें खास मेहनत करनी पड़ी थी। सपना विजातीय थी। आर्थिक दृष्टि से भी उसका परिवार हमारे समकक्ष नहीं था। उसके पिता मामूली से वकील थे। हमने धवल को ऊंच नीच समझाई तो वो सरलता से मान गया और उसने सपना से संबंध सीमित कर लिए थे। उस समय तक मामला ज़्यादा बढ़ा भी नहीं था। कॉलेज में ही पढ़ रहे थे वे दोनों। हमने चैन की सांस ली थी कि चलो बला टली, मगर बला इतनी आसानी से कहाँ टलनी थी। निराश होकर हम उनके घर से लौट आए। हमने तो सपना को विवाह की स्वीकृति नहीं दी, पर वो जिद कर कर के धवल को राजी करने में सफल हो गई थी। धवल ने भावुक स्वर में कहा था, माँ, मैं सपना से विवाह करना चाहता हूँ। उसका असीम प्यार देखकर मुझे नहीं लगता कि वो जीवन में किसी और पुरुष को स्वीकार कर पाएगी। हमें उसके प्यार की कद्र करनी चाहिए। हार कर फिर मैंने भी सारे हथियार डाल दिए थे। सादे से समारोह में वे दोनों पति पत्नी बन गए। ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाई थी हमने, खास लोगों को ही बुलाया था। बड़े बेटे नितिन को इस विवाह की सूचना नहीं दी। उसका स्वभाव उग्र है। हमें डर था कि वो आकर हमसे लड़ेगा और धवल को भी इस पागलपन के लिए डांटेगा। धवल का मन रखने के लिए हम दुखी मन से उसके विवाह में शरीक हुए। दुल्हन बनी सपना बहुत सुंदर लग रही थी। हंस हंस कर वो परिचितों का स्वागत कर रही थी। उसके माता पिता हर आगंतुक के सामने बेटी के सच्चे प्यार और महान त्याग का बखान कर रहे थे। हर मेहमान नौ दंपत्ति के प्यार पर आश्चर्य प्रकट करता सपना की तारीफ कर रहा था।
मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ना जाने कैसे माता पिता थे वे। बेटी का संभावित वैधव्य उनके दिलों को क्यों नहीं दहला रहा था। मैं तो जितनी बार भी सपना को देखती जी भर आता। इसका यह श्रृंगार महज कुछ ही दिनों का है, फिर इसे जीवन भर श्रृंगार विहीन रहना है। ये सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा था। पकवानों से मेजें सजी थी, पर मैं एक ग्रास भी गले से नहीं उतार पाई। चढ़ावे में बेमन से चढ़ाया हीरे का सेट सपना पर खूब फब रहा था। धवल और नितिन दोनों ही बेटे मेरे लिए समान थे, मगर ना जाने क्यों नितिन की शादी में 5 सेट जेवर चढ़ावे में चढ़ाते समय मैं जरा भी नहीं हिचकिचाई थी, पर सपना को 1 सेट जेवर देना भी मुझे अखर गया था। पति की यादों के सहारे किसी को जिंदगी गुजारते देखा ना हो ऐसी बात नहीं थी, पर सपना को देखकर ये यकीन नहीं आता था कि वो धवल का नाम लेकर जी लेगी। विदा के समय सपना माता पिता और रिश्तेदारों से गले मिलकर कुछ ज़्यादा ही रोई थी, और फिर दुल्हन की तरह वो भी पिया के घर आ गई थी। शहर भर में इस विवाह की खूब चर्चा हुई। स्थानीय अखबार सपना की तारीफों से भरे थे। इस प्रेमी युगल की लैला मजनू, सोहिनी महिवाल, हीर रांझा, सीरी फरहाद आदि से तुलना की गई। कई अखबारों ने सपना को पुरातन प्रेमिकाओं से भी ज़्यादा महान बताया, क्योंकि उनके प्रेमी धवल की तरह चंद महीनों के मेहमान नहीं थे। सपना ने यह जानते हुए भी कि धवल का साथ कुछ ही समय का है, फिर भी उससे विवाह किया था। सारे शहर के साथ साथ हम भी चकित थे। विवाह के बाद सपना ने धवल की प्राणपण से सेवा की। उसे पक्का विश्वास था कि वह पति को यमराज से छीन लेगी। धवल के प्रति उसकी निष्ठा देखकर मैं द्रवित हो उठती और मन ही मन पछताती कि मैंने सपना के बारे में बिना किसी प्रमाण के कितनी गलत धारणा बना ली थी। चेहरा दिल का आईना होता है, सपना ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। बेचारी लड़की रात दिन जुटी रहती थी पति की सेवा में। इसी दौरान सपना ने बताया कि वो गर्भवती है। इस समाचार को सुनकर हम खुश नहीं हुए। उस अभागे शिशु ने जन्म से पहले ही पिता को खो देना था। हमें ये भी आशंका थी कि कहीं उसे पिता की बीमारी विरासत में न मिल जाए। सपना अलबत्ता खुश थी। वो धवल की उस निशानी को जीवन भर सहेज कर रखना चाहती थी। सेवा शुश्रूषा के बावजूद धवल की हालत बिगड़ती गई। उधर नितिन हवाई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। विमान नीचे उतारते समय पहिए जाम हो गए। जान तो उसकी बच गई, मगर उसे कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। हम बदहवास से इंदौर से मुंबई और मुंबई से इंदौर की दौड़ लगाते रहे। अगर राजीव को कैंसर हुआ होता तो शायद धवल उनके लिए इतनी भाग दौड़ नहीं करता जितनी राजीव ने जवान बेटे के लिए की। दौड़ दौड़ कर उनके पैर सूज गए। रात दिन हम धवल के पास बैठे रहते। हमें खाने पीने और नहाने धोने का होश नहीं था। बेचारी सपना धवल के साथ साथ हमें भी संभाल रही थी। जिसने जहाँ जहाँ चमत्कारी स्थल बताए, वहाँ वहाँ हमने फरियाद की कि धवल की बीमारी हमें दे दो, उसे चंगा कर दो। हम जीकर क्या करेंगे? हमारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर हमारी फरियाद कबूल नहीं हुई थी। धवल हमें छोड़कर चला गया था। सपना का विलाप हमसे देखा नहीं गया था। धवल हमें अपने कंधों पर ले जाता तो ये शोभनीय लगता। दुनिया के सब बेटे अपने माता पिता को ले जाते आए हैं, लेकिन नियति ने हमें विवश किया जवान बेटे की अर्थी अपने कंधों पर ढोने के लिए। चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण नितिन इंदौर नहीं आ सका था। फ़ोन पर उसने प्रस्ताव रखा कि हम घर को ताला लगाकर उसके पास मुंबई चले आएं, या ठीक होने के बाद वो नौकरी छोड़कर इंदौर आ जाएगा और पिता का व्यवसाय संभालेगा। हमने समझाया, फिलहाल उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं। हम जानते थे नितिन को ट्रकों के धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसकी शुरू से ही तमन्ना थी कि वो पायलट बने, इसलिए उसने जेट एयरवेज में नौकरी की थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण उसे मनपसंद नौकरी छोड़कर अनचाहा व्यवसाय अपनाना पड़े। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे थे, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। आसक्त होने के बाद तो हमें नितिन पर आश्रित होना ही था। धवल की मौत के बाद आई पहली दिवाली कितनी भयावह लगी थी हमें। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, पर हमारे घर में अंधेरा था। हमारे घर का चिराग तो हमेशा के लिए बुझ चुका था। हम नकली चिराग जलाकर क्या करते? कुछ दिनों बाद सपना के पिता ने पूछा कि हमने पुत्र वधू के भविष्य के बारे में क्या सोचा है, तो राजीव ने सरल भाव से उत्तर दिया था, सोचना क्या है, आपकी दुआ से घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सपना बिना किसी परेशानी के जीवन भर यहाँ रह सकती है। समय काटने के लिए नौकरी करना चाहे तो हम उसे नहीं रोकेंगे। यदि वो पुनर्विवाह करना चाहे तो हमारी तरफ से इजाज़त है। उसे प्रसन्न और खुशहाल देखकर हमें भी खुशी होगी। सपना के पिता ने गर्व से कहा था कि किसी दूसरे पुरुष का ख्याल भी उनकी बेटी अपने जहन में कभी नहीं ला सकती। बेहतर होगा हम धवल के हिस्से की जायदाद सपना को सौंप दें, ताकि वो भविष्य के प्रति असुरक्षा अनुभव न करे। धवल की मृत्यु के मात्र 2 महीने बाद ही सपना और उसके पिता द्वारा जायदाद की मांग करना हमें अच्छा नहीं लगा। राजीव ने सपना के पिता से स्पष्ट कह दिया कि वो जीते जी अपने दोनों बेटों या उनके परिवारों को जायदाद सौंपने का इरादा नहीं रखते। वसीयत में अवश्य वे आधा भाग सपना और उसकी संतान के नाम लिखने को तैयार हैं। जब तक वे जीवित हैं सपना की देखभाल करेंगे ही, और मरने के बाद सपना का हिस्सा उसे मिल ही जाना है। सपना के पिता जिद करने लगे कि हम उसे उसका हिस्सा अभी सौंप दें, ताकि वो हर चीज़ के लिए सास ससुर की मोहताज ना रहे। भविष्य के प्रति आशंकित सी घुट घुट कर न जिए। हमने उन्हें भरसक समझाया कि हमारे संपन्न घर में सपना को किसी भी अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपनी कुछ दुकानों या मकानों का किराया हर माह उसे देते रहेंगे, ताकि वो खुले हाथों खर्च कर सके। पर वे नहीं समझे और बार बार यही दोहराते रहे कि भविष्य का क्या भरोसा, हो सकता है हम बाद में वसीयत बदल दें और सारी संपत्ति नितिन को दे डालें। हो सकता है हम सपना को प्रताड़ित करें, दुख दें। हमारी समझ में नहीं आ रहा था वे ऐसी आशंकाएं क्यों जता रहे थे। हम भला पुत्र वधू को दुख क्यों देते? सास ससुर थे हम उसके, दुश्मन नहीं। वो हमारे दिवंगत पुत्र की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की माँ थी। हम बिना वजह उस पर जुल्म क्यों ढाते? पर लाख समझाने के बाद भी वे अपनी उस एक मांग को दोहराए जा रहे थे। शायद वे समझना चाहते ही नहीं थे। उनका यह व्यवहार हमें क्षुब्ध कर गया। सपना पिता के साथ मायके चली गई। हमारी इनोवा कार उसने रख ली। ड्राइवर ने लौट कर बताया कि मेम साहब ने कार वापस ले जाने से इनकार किया है। राजीव ने सपना के घर फ़ोन करके माजरा पूछा तो उसके पिता ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, कार तो सपना की ही थी, इसलिए उसने रख ली। सपना की? राजीव ने आश्चर्य से पूछा था। जी हाँ, कार धवल के नाम है और पत्नी होने के नाते उस पर सपना का हक है। इतना कहकर उन्होंने राजीव के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही रिसीवर रख दिया था। उनका जवाब सुनकर हम सन्न रह गए। दूसरे दिन जब राजीव ऑफिस गए तो वहाँ ताला लगा था और धवल के नाम पर सपना की नेम प्लेट लगी थी। राजीव परेशान हो उठे। वह विशाल इमारत जिसमें राजीव का ऑफिस और नीचे कई दुकानें, बैंक, होटल आदि बने थे, 2 वर्षों पहले ही हमने धवल के नाम से खरीदी थी। धवल की पत्नी होने के कारण अब सपना उन पर अपना हक जता रही थी। सपना के पिता वकील थे, किसी भी शख्स पर कोई भी इल्ज़ाम साबित करने में माहिर। राजीव द्वारा आधी जायदाद सपना को देने का प्रस्ताव ठुकराने के बाद
उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया कि हम सपना को प्रताड़ित करते थे और राजीव ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास भी किया था। जिसके चरित्र पर कभी जवानी में भी कोई दाग नहीं लगा, उन राजीव पर बुढ़ापे में बलात्कार जैसा घिनौना आरोप लगाया गया, वो भी पुत्रवधू द्वारा। जवान बेटे की मौत का गम वैसे ही कम नहीं था, फिर ये बदनामी का कहर हम पर टूट पड़ा। अखबारों ने हमारे कथित जुल्मों को सुर्खियों में उछाला। नारी संगठनों ने हमारे घर के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किए। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। जीना दूभर हो गया। लोग मुंह से तो कुछ नहीं कहते, मगर अजीब नज़रों से घूरते थे। हमारे रिश्तेदार हमारी ही गलती बताते। सपना के पिता ने वही किया जो उन जैसे लोग करते आए हैं। बेवकूफ़ हम थे जो जज्बातों में बह गए। बेटे के प्यार को इज्जत बख्शने की खातिर उनसे नाता जोड़ बैठे। हमने उन्हें उंगली थमाई, अब उन्होंने कलाई तो थामनी ही थी। हम सारे इल्ज़ामों को खामोश रहकर सह रहे थे। किस किस के आगे सफाई पेश करते, और इससे होना भी क्या था। इंदौर में अब हम रहना नहीं चाहते थे। संपत्ति से कोई मोह नहीं रह गया था। धंधा तो राजीव पहले भी नहीं संभाल पा रहे थे। बुढ़ापे में पैसा कमाने की उखाड़ पछाड़ किसके लिए करते। नितिन को इस व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जिसे थी वो इस दुनिया से जा चुका था। दुखी होकर हमने नितिन को हकीकत से अवगत कराया। जख्मी हालत में वो मुंबई से इंदौर आया। आते ही वो हम पर बरस पड़ा कि हम धवल के विवाह रूपी नाटक में सम्मिलित क्यों हुए। सपना जैसी टुच्ची लड़की को हमने घर में क्यों घुसाया। हम चाह कर भी उससे नहीं कह सके कि धवल की अंतिम इच्छा को साकार रूप देने से हम कैसे इनकार कर देते। अंतिम सांसें ले रहे अपने प्रिय पुत्र को उसकी नवविवाहिता से अलग रखने जैसी निष्ठुरता कहाँ से लाते। सपना ने ससुर पर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया है। ये सुनकर तो नितिन आपे से बाहर हो गया। उसने ठान ली कि वो सपना को एक कौड़ी भी नहीं लेने देगा और अदालत में यह साबित करके रहेगा कि सपना ने जायदाद के लालच में ही मरणासन्न धवल से विवाह किया था। सपना का प्यार महज नाटक था। मुकदमेबाजी के झंझट से बचने के लिए सपना को कुछ दे दिलाकर पीछा छुड़ाने का प्रस्ताव रखा हमने, पर नितिन राजी नहीं हुआ। सपना के गर्भ में पल रहा शिशु धवल का है, इस बात को मानने के लिए भी वो कतई तैयार नहीं था। न जाने सपना गर्भवती थी भी या नहीं। संभव है वो जायदाद हथियाने के लिए झूठ बोल रही हो। उसकी अब तक कोई जांच नहीं करवाई गई थी। हमारे सारे ट्रक नितिन ने औने पौने दामों में बेच डाले। कोठी किराए पर उठाकर वो हमें अपने साथ मुंबई ले जा रहा था। इंदौर की सारी जायदाद बेचकर वो मुंबई में संपत्ति खरीदना चाहता था। हम जीवन और संपत्ति के प्रति मोह खो चुके थे। हमने नितिन के किसी काम में दखल नहीं दिया। मृत्यु की ही प्रतीक्षा थी अब हमें, जो चाहे इंदौर में आए या मुंबई में। अदालत का फैसला क्या होगा हम नहीं जानते। जायदाद का कुछ भाग सपना को मिल जाने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। जैसी भी है वो मेरे धवल की परिणीता है, पर प्यार के इस घृणित रूप को देखकर हम व्यथित हैं। यदि सपना ने अपना घिनौना रूप उजागर ना किया होता तो हम दिवंगत बेटे की उस प्राण प्रिया को कलेजे से लगा कर रखते। न केवल उसके जीवन भर के गुजारे का स्थायी इंतजाम करते, बल्कि उसे पुनर्विवाह के लिए भी समझाते और किसी योग्य वर के साथ सम्मान पूर्वक बेटी की तरह विदा करते। हमें तो धवल की निर्जीव वस्तुएं तक बहुत प्रिय थी, फिर सपना तो उसकी प्रेयसी थी। लेकिन इस हादसे से दो चार होने के बाद अब हम भूल जाना चाहते हैं कि हमारे धवल ने सपना नाम की किसी लड़की को कभी चाहा था। हादसों से गुजरने का नाम ही जिंदगी है, मगर ये हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। जायदाद के लालच में कोई इस तरह का प्रपंच भी रच सकता है, ये कल्पना हम नहीं कर सके। खूबसूरती के जाल में
किसी अमीर घर के लड़के को फंसाओ और उसकी दौलत हथिया कर ऐश करो। क्या यही एक मकसद था सपना के उस नाटक का? क्या उसे अपनी प्रगति का यह एक मार्ग नजर आया? क्या मेहनत, ईमानदारी और शराफत से धन अर्जित नहीं किया जा सकता? क्या नैतिकता और चरित्र का कोई मूल्य नहीं? क्या वो लैला, हीर, शीरी या सोहनी कहलवाने के काबिल थी? कैसे थे उसके माता पिता जो इस सारे क्रियाकलाप को स्वीकृति देते रहे? प्यार उनके लिए जज्बा नहीं, किसी की जायदाद हथियाने का साधन मात्र था। उन्होंने बेटी को परिश्रम और योग्यता से सफलता पाने की सीख क्यों नहीं दी? उसकी खूबसूरती को हथियार बनाकर इस्तेमाल क्यों किया? उसके प्यार को व्यापार क्यों बनाया? सुंदरता वरदान होती है, पर कैसे थे सपना के पिता जिन्होंने बेटी की खूबसूरती को इस तरह भुनाया? ये विवाह था या एक धोखा? सपना अति सुंदर है, चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर रूप का जादू आखिर कब तक चलना है? क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह 2 और 2 5 करती रहेगी? सपना को धवल के हिस्से की जायदाद पाने का हक मुमकिन है कि अदालत दिला दे, मगर उसके इस प्रपंच के कारण बुढ़ापे में हमारी जो बदनामी और थू-थू हुई, जो खून के आंसू हम रोए हैं, क्या उसकी भरपाई कोई अदालत कर सकेगी? सबके साथ ईश्वर न्याय करते हैं, इसी आस पर हम भी भगवान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। राजीव जैसे कितने ही ससुर हैं जो बहू के इन घिनौने इल्जामों को सह रहे हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या आप भी किसी को जानते हैं? तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।